कुख्यात के पहले एपिसोड में आपने भर्तुदाई की कहानी सुनी। वो भर्तुदाई जिसने देहरादून में अंडरवर्ल्ड की बुनियाद रखी, जिसने यहाँ पहले पहल हिंसक गैंगवार की पटकथाएं लिखी और जिसका खुद का वजूद भी एक दिन ऐसे ही एक गैंगवार की भेंट चढ़ गया। भर्तु के खूनी अदावतों के किस्सों पर पूर्ण विराम लगने के कुछ समय बाद ही उसके हत्यारे रेशम दाई की भी मौत हो गई। शहरवासी और पुलिस प्रशासन देहरादून में संगठित अपराधों के पहले अध्याय की समाप्ति पर अभी राहत की सांस ही ले रहे थे कि देहरादून में एक और नए गैंगस्टर की आमद हो गई। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने न केवल देहरादून शहर में कोहराम मचाया, बल्कि बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफियाओं को साथ जोड़कर इतना बड़ा गैंग खड़ा कर दिया कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को उसे काबू में लाने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन करना पड़ा। एक ऐसा कुख्यात जो अंतर्राज्यीय गिरोहों का सरगना बना और जिसे काबू करने में कई राज्यों की पुलिस के पसीने छूट गए। इस कुख्यात गैंगस्टर का नाम था देवेंद्र अरोड़ा उर्फ निक्कू। नमस्कार, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अंडरवर्ल्ड का इतिहास खंगालती 12 मासा की स्पेशल सीरीज कुख्यात। देवेंद्र अरोड़ा के निक्कू दाई बनने की कहानी कुछ वैसी ही है जैसे अक्सर किसी बॉलीवुड फिल्म में जुर्म के खिलाफ हथियार उठाने वाले किसी किरदार की होती है। ये कहानी शुरू होती है भारत पाकिस्तान बंटवारे के उन्हीं नाजायज दंगों से जिन दंगों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी थी। संतराम अरोड़ा भी इन्हीं लोगों में से एक थे। उनका परिवार पाकिस्तान के बन्नूवाल गांव से बंटवारे के बाद हुए दंगों में सब कुछ गंवाकर भारत पहुंचा और ठोकरें खाता हुआ देहरादून के प्रेमनगर में बसा। यहाँ शरणार्थी के रूप में मिला पट्टा उनकी नई पहचान थी और शरणार्थियों के लिए लगाए गए टेंट उनकी नई दुनिया। सब कुछ गंवा देने के जख्म लिए संतराम ने किसी तरह अपना एक छोटा सा फलों के जूस का व्यवसाय शुरू किया। जी तोड़ मेहनत करके कुछ रकम जोड़ी और रिफ्यूजी कैंप से निकलकर देहरादून के डिस्पेंसरी रोड पर एक घर खरीद लिया। संतराम शिक्षा की जरूरत को समझते थे, लिहाजा उन्होंने अपने 5 बेटों को गांधी इंटर कॉलेज में एडमिशन दिलाया। तीसरे नंबर का बेटा देवेंद्र शांत और समझदार था। वो स्कूल के बाद पिता का हाथ बटाने के लिए दुकान पर भी बैठता था। दिन किसी तरह कट रहे थे, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद संतराम का शांत बेटा ताउम्र के लिए अशांत हो गया। हुआ यूं कि उन दिनों शहर में हरीश भाटिया नाम का एक बदमाश व्यापारियों से रंगदारी वसूला करता था। एक दिन वो संतराम की फ्रूट जूस की दुकान पर भी पहुंचा। उसने संतराम से रंगदारी की चौथ मांगी। संतराम ने देने से इनकार किया तो भाटिया और उसके साथी बुजुर्ग संतराम को पीटने लगे। देवेंद्र उसी वक्त स्कूल से लौट रहा था। उसने अपने पिता को गुंडों से छुड़ाना चाहा तो उन्होंने उसकी भी पिटाई कर दी। ये गुंडागर्दी सरेआम होती रही, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उन्हें बचाने की कोशिश तक नहीं की। ये गुंडे तो चले गए, लेकिन पिता की पिटाई चौराहे पर होते देख देवेंद्र के मन में गहरा जख्म लगा। वो अपने पिता को अस्पताल ले गया और मरहम पट्टी कराने के बाद उन्हें घर छोड़ आया। अगले कुछ दिन देवेंद्र दुकान पर घायल हालत में खुद ही बैठा। उसका मन अब दुकानदारी से उठ चुका था और वो प्रतिशोध की आग में तप रहा था। उसे हर चीज से नफरत होने लगी थी। परिवार के अतीत में बंटवारे की नफरत तो थी ही, वर्तमान भी गरीबी की नफरत से भरा हुआ था और भविष्य अंधकार की नफरत से। यही नफरत उसे अब शांत देवेंद्र से कुख्यात निक्कू दाई बनाने वाली थी। वो इतना अवसाद में आ गया था कि अब उसका सारा व्यापार चौपट हो चुका था। एक दिन वो दुकान से उठा और अपने साथी का तमंचा चुराकर सीधे घोसी गली पहुंचा। वहां उसे राजेश भाटिया अपने कुछ मवाली साथियों के साथ दिख गया। निक्कू सीधे भाटिया के सामने आया और उसके पेट में तमंचा सटाकर फायर कर दिया। भाटिया की वहीं मौके पर मौत हो गई। भाटिया को लहूलुहान हालत में देख उसके साथी वहां से भाग गए। इस हत्याकांड से पूरे शहर में सनसनी फैल गई और पुलिस महकमे में हड़कंप। साल 1980 का ये वो ही दिन था जब देहरादून में पुलिस क्राइम रिकॉर्ड में निक्कू का खाता खुला और ऐसा खुला कि उसकी मौत के साथ ही खत्म हुआ। इस हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ निक्कू कुछ सालों बाद जब जमानत पर छूटा तो उसकी पारिवारिक हालत बेहद खराब हो चुकी थी। निक्कू का नाम जुर्म की दुनिया में दर्ज हो चुका था, लिहाजा उसने इसी दुनिया में आगे बढ़ने का फैसला किया और अवैध शराब का धंधा करने लगा। इसके साथ ही उसने अपनी एक गैंग बना डाली जिसने फिर डालनवाला क्षेत्र में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने उस पर घेरा कसा तो वो भागकर ऋषिकेश आ गया और वहां से अपने धंधे संचालित करने लगा। निक्कू यहाँ पर अपना धंधा स्थापित कर ही रहा था कि उसकी अनिल कुमार नाम के एक व्यापारी से दुश्मनी हो गई। उसने ऋषिकेश के नामा हाउस के पास सरेआम अनिल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी और उसी की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। पुलिस पर निक्कू को गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। 1982 के उस दौर में ऋषिकेश कोतवाली के सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह यादव हुआ करते थे। उनका सामना एक शाम निक्कू और उसके साथी सत्यवीर त्यागी से हो गया।
दोनों तरफ से कई राउंड गोलीबारी हुई, जिसमें सत्यवीर त्यागी की मौत हो गई, लेकिन निक्कू एक बार फिर से भागने में कामयाब रहा। अब तक निक्कू को एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि पुलिस से सांठ-गांठ किए बिना उसका धंधा चल पाना मुश्किल है। लिहाजा उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पुलिस तक पहुंचाना शुरू कर दिया और बदले में पुलिस उसके काले कारनामों पर आंख मूंदने लगी। यहीं से निक्कू और भी ज्यादा ताकतवर होने लगा। ये 80 के दशक का वो दौर था जब देहरादून में विनोद बर्थवाल कॉलेज की राजनीति में अपना परचम फहरा रहे थे और सूर्यकांत धस्माना छात्र राजनीति में दाखिल होने वाले थे। इनका एक और दोस्त था जो बाद में इस पूरी कहानी का मुख्य किरदार बनने वाला था। उसका नाम था सुभाष शर्मा। विनोद बर्थवाल, सूर्यकांत धस्माना और सुभाष शर्मा का अपना एक स्टूडेंट ग्रुप था जो कि डीएवी कॉलेज की राजनीति में मजबूत दखल करता था। विनोद बर्थवाल फॉरेस्ट गार्ड पिता के 4 बेटों में सबसे बड़े थे। 1983 में वो डीएवी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। लगभग इसी दौर में उनके छोटे भाई राजेश बर्थवाल को छायादीप पिक्चर हॉल के साइकिल स्टैंड का ठेका मिला था। इस ठेके को निक्कू के गुर्गे भी लेना चाह रहे थे। दोनों पक्षों में विवाद हुआ, मारपीट हुई, गोलियां तक चल गई। निक्कू वहां से लौट ही रहा था कि किसी ने तमंचे से उस पर पीछे से फायर कर दिया। ये फायर तो मिस हो गया, लेकिन इस घटना से राजेश बर्थवाल और निक्कू की रंजिश शुरू हो गई। ऐसी रंजिश जिसके चलते कई घरों के आंगन से अर्थियां उठी। तारीख थी 9 मई 1983। इस दिन देहरादून में एक ऐसा सामूहिक हत्याकांड हुआ जिससे पूरा शहर सन्न रह गया। अपनी काली बुलेट में राजेश बर्थवाल और उसका दोस्त दिलावर अधोईवाला में रज्जो के घर पहुंचे थे। रज्जो राजेश की प्रेमिका हुआ करती थी। तीनों बैठकर गपशप कर ही रहे थे कि लाल रंग की एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक घर से बाहर उतरे और दरवाजे को धकेलते हुए अंदर कमरे में दाखिल हो गए। अंदर बैठे तीनों लोग कुछ समझ पाते तब तक निक्कू और उसके साथी पप्पू काणा ने .32 बोर की रिवॉल्वर से 10 राउंड से ज्यादा फायर तीनों पर झोंक दिए। राजेश, रज्जो और दिलावर की वहीं मौके पर मौत हो गई। देहरादून के इस ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया और निक्कू पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुख्यात हो गया। निक्कू के खिलाफ हत्या का मुकदमा फिर से दर्ज हुआ और इस बार देहरादून के पुलिस कप्तान शैलेंद्र सागर ने उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की भी धारा लगा दी। कुछ समय बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर जब निक्कू बाहर आया तो पूरे देहरादून शहर के अवैध धंधों पर उसका एक छत्र राज स्थापित हो चुका था। उधर छोटे भाई की हत्या के आरोप में विनोद बर्थवाल ने निक्कू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके चलते निक्कू ने विनोद बर्थवाल की भी हत्या करने की खुली चुनौती दे डाली थी। इससे पूरे शहर में एक डर का माहौल हो गया, क्योंकि अब निक्कू का गैंग और डीएवी कॉलेज का छात्र संघ आमने सामने आ गए थे। ये वो दौर था जब डीएवी कॉलेज के छात्र नेता भी हथियार रखा करते थे। लिहाजा पूरे शहर में ये डर फैल गया था कि दोनों गुटों के आमने सामने आने पर कोई भी अनहोनी घट सकती है, और यह अनहोनी जल्द ही सच साबित हुई। डिस्पेंसरी रोड पर निक्कू के घर के पास ही दोनों पक्षों के बीच एक दिन गोलीबारी हुई। इस घटना में इन दोनों पक्षों के लोगों को तो गोली नहीं लगी, लेकिन वहां से गुजर रहे जिला अधिकारी के अर्दली के बेटे को गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद निक्कू गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन अब वो इतना ताकतवर था कि कुछ ही दिनों में उसे फिर से जमानत मिल गई। अब निक्कू जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। शहर में एक समानांतर सत्ता उसकी चलने लगी थी। बहुत कम लोग ही उसका विरोध करने की हिम्मत करते थे। शहर के कुछ नेता भी निक्कू की बिरादरी के वोटों के लालच में उसके साथ मित्रता निभाते थे। ऐसे में निक्कू और उसके संगी साथी खूब चांदी काट रहे थे। चर्चित ट्रिपल मर्डर में भी निक्कू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था और इसके चलते पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसकी तूती बोलने लगी थी। निक्कू लगातार अपने काले कारनामों को विस्तार दे रहा था और इसी कड़ी में उसके संबंध मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी हो गए। दाऊद के कहने पर उसने पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई शूटआउट किए। दाऊद के अलावा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और यहाँ तक कि उस समय के बिहार के धनबाद कोलफील्ड के माफियाओं से भी निक्कू के गहरे संबंध हो गए थे। धनबाद के माफियाओं के साथ तो निक्कू की ऐसी घनिष्ठता हो गई थी कि वहां से कई फरार अपराधी यहाँ देहरादून में निक्कू के मेहमान बनकर रहा करते थे। अलीगढ़ के जावेद और छोटा जाकिर समेत कई खतरनाक अपराधी हिंसक वारदातों को अंजाम देकर देहरादून में निक्कू के ठिकानों पर छिपने लगे थे। यहाँ ओएनजीसी में एक ऐसे अधिकारी का बंगला इनके छिपने का ठिकाना हुआ करता था जो इन सभी अपराधियों से सहानुभूति रखता था। निक्कू लगातार मजबूत हो रहा था। जावेद और जाकिर की तो पूरी गैंग ही निक्कू के साथ मिल चुकी थी। इससे निक्कू पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े गैंगस्टर के रूप में कुख्यात हो गया। उसका हौसला और दुस्साहस बढ़ता जा रहा था और इसी दुस्साहस में उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई बड़े गैंगस्टर निक्कू के खून के प्यासे हो गए। ये घटना थी ओंकार सिंह की हत्या। मेरठ के ओंकार सिंह एक लोकप्रिय छात्र नेता थे। जाट बिरादरी में उनका बहुत सम्मान था और अन्य बिरादरियों में भी उनके हंसमुख और मददगार व्यवहार के कारण उनके बहुत से चाहने वाले थे।
पश्चिम यूपी के कुख्यात माफिया सुशील मूंछ से भी उनके गहरे संबंध थे। 11 अप्रैल 1988 के दिन ओंकार सिंह किसी काम से देहरादून आए थे। अपना काम निपटाने के बाद वो विनोद बर्थवाल और सूर्यकांत धस्माना से मिले। सभी ने देहरादून और मेरठ की छात्र राजनीति पर लंबी चर्चा की। इस मुलाकात के बाद ओंकार अपने साथी लोकेश के साथ जैसे ही लौटने लगे कि तभी राजा रोड से प्रिंस चौक की तरफ बढ़ उनकी कार के सामने आकर निक्कू और जाकिर ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ओंकार सिंह के नीचे गिरते ही उनकी लाइसेंसी पिस्टल हुक से अलग करके निक्कू और उसका साथी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। सारे बाजार के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे और पूरे शहर में खौफ पसरने लगा। थोड़ी ही देर में पुलिस आई और ओंकार सिंह का शव दून अस्पताल की मॉर्चरी में पहुंचा दिया गया। ओंकार सिंह की मौत की सूचना पर उनका भाई ओमवीर सिंह और पश्चिम यूपी के कई बाहुबली माफिया भी दून अस्पताल पहुंचे। अब निक्कू कई बड़े माफियाओं के रडार पर आ गया था। इधर देहरादून में तो विनोद बर्थवाल का ग्रुप पहले से ही उसके हर कारनामे पर पैनी नजर बनाए हुए था। लेकिन अब निक्कू की तलाश में मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर के भी कई बदमाश दून आने लगे थे। खतरे को भांपते हुए निक्कू ने एक मामले में सहारनपुर कोर्ट में अपनी जमानत तुड़वा ली और जेल चला गया। इस बीच बदमाशों ने उसके छोटे भाई निट्टी और साथी पप्पू काने की हत्या कर दी। इस हत्याकांड से निक्कू बौखला उठा। उसने माना कि इस हत्याकांड में विनोद बर्थवाल के ग्रुप का भी हाथ है। उसने एक बार फिर सीधे तौर पर विनोद बर्थवाल और सुभाष शर्मा को जान से मारने की धमकी दे डाली। ये दौर हेमवती नंदन बहुगुणा की बगावती राजनीति का दौर था। वो कांग्रेस को छोड़ चुके थे और राष्ट्रीय लोकदल का गठन कर पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन नेगी को भारी अंतर से हरा चुके थे। विनोद बर्थवाल, सूर्यकांत धस्माना और सुभाष शर्मा समेत उनके ग्रुप के 100 से भी ज्यादा युवा बहुगुणा जी के लोकदल में काम कर रहे थे। उन्होंने विनोद बर्थवाल को पार्टी में प्रमुख पद दे दिया था। उधर सूर्यकांत धस्माना भी छात्र संघ का चुनाव जीत चुके थे। इन लोगों की शहर में अच्छी खासी लोकप्रियता थी और यही कारण था कि जब इन पर सीधा हमला हुआ तो पूरा शहर आक्रोश से भर गया। ये दिन था 24 अगस्त 1988। सुबह के लगभग 11 बजे थे। विनोद बर्थवाल और उसके साथी राकेश वासन पायल सिनेमा हॉल के सामने शकील नाई की दुकान पर बाल कटवाने पहुंचे। वो कुर्सी पर बैठे ही थे कि 4 हमलावर दुकान के संकरे से गेट पर आए और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। विनोद बर्थवाल और उनके साथी राकेश वासन को कई गोलियां लगी। नाई शकील भी इस हादसे में घायल हो गया। इन लोगों को जमीन पर लहूलुहान गिरा देखकर हमलावर इन्हें मरा हुआ मानकर वहां से फरार हो गए। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। बर्थवाल और अन्य घायलों को तुरंत दून अस्पताल पहुंचाया गया और वहां से उन्हें दिल्ली एम्स में रेफर कर दिया गया। इधर इस घटना के विरोध में देहरादून भर में लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी होने लगी। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। उधर दिल्ली में कई दिनों के इलाज के बाद विनोद बर्थवाल और उनके साथी की जान बच तो गई, लेकिन निक्कू अब प्यासे खूनी की तरह उनको मारने की फिराक में रहने लगा था। एक दिन उसे खबर मिली कि विनोद बर्थवाल और सुभाष शर्मा करणपुर में सूर्यकांत धस्माना के घर आए हुए हैं। निक्कू अपनी पूरी गैंग के साथ हैंड ग्रेनेड और मशीन गन जैसे हथियारों से लैस करणपुर की तरफ बढ़ चला। इस हमले को अंजाम देने के लिए वो हरिद्वार रोड से होता हुआ रेस कोर्स से शहर में दाखिल हुआ। काले शीशे लगी एक कार में वो रेस कोर्स से गुजर ही रहा था कि उसकी नजर मॉर्निंग वॉक करते बड़े शराब व्यापारी गरीबदास पर ठहर गई। इतना बड़ा व्यापारी बिना किसी सुरक्षा के घूम रहा था। निक्कू को एहसास हुआ कि ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले। उसने अपने साथियों से बात की और हमले के कार्यक्रम को टालते हुए पहले गरीबदास का अपहरण करने की योजना बना डाली। रेस कोर्स का एक चक्कर तेजी से लगाने के बाद निक्कू ने गरीबदास जी के ठीक बगल में कार लगा दी और उन पर स्टेन गन तान दी। वो बिना प्रतिरोध के गाड़ी में बैठ गए और निक्कू ने किसी अज्ञात स्थान की तरफ पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। रेस कोर्स के सैकड़ों लोगों के साथ निक्कू का उठना बैठना था। वहां के लोग निक्कू की परछाई भी पहचानते थे। कई लोगों ने निक्कू को अपहरण करते हुए देखा भी, लेकिन किसी ने भी समय से जुबान नहीं खोली। यदि कोई भी तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे देता तो निक्कू ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था, लेकिन उसके खौफ से सभी खामोश रहे और निक्कू गरीबदास जी को लेकर फरार हो गया। हालांकि इस घटना से सूर्यकांत धस्माना और उनके साथियों की जान बच गई। अपहरण के इस मामले में भी निक्कू पुलिस के हाथ नहीं आया और गरीबदास जी की रिहाई फिरौती की भारी भरकम रकम चुकाने के बाद ही हो सकी। इस घटना से देहरादून के माहौल में अब नई तरह का भय और आतंक फैल गया। लोगों ने मॉर्निंग वॉक जाना बंद कर दिया और अंधेरा होने से पहले ही व्यापारी लोग अपने घर लौटने लगे। इसी माहौल के बीच देहरादून में नए एसएसपी अवस्थी ने पदभार ग्रहण किया। उन्हें एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने विनोद बर्थवाल, सूर्यकांत धस्माना और सुभाष शर्मा को पुलिस सुरक्षा दी। लेकिन सुभाष शर्मा के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। सुभाष बताते हैं कि हमारे कई साथी मारे जा चुके थे। अब अपनी जान बचाने के लिए हमें वो सब करना था जो हम कर सकते थे।
मैंने और ओंकार सिंह के भाई ओमवीर ने पश्चिम यूपी में निक्कू की मुखबरी करने के लिए मजबूत नेटवर्क स्थापित किया। हमें मालूम चला कि निक्कू अब परिवार समेत फरीदाबाद में रहता है। हमने पुलिस को कई सारी सटीक सूचनाएं दी। इससे फायदा ये हुआ कि पुलिस टीम को कई बार दबिश देने के लिए मेरे ही साथ भेजा जाने लगा। हालांकि ये सब ऑफ द रिकॉर्ड होता था। एक तरफ सुभाष शर्मा पुलिस के साथ मिलकर निक्कू की फील्डिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ निक्कू के अपराधों का सिलसिला लगातार जारी था। उसने उस वक्त के सहकारी बाजार के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह पर भी गोलियां चलवाई और विनोद बर्थवाल के छोटे भाई कैलाश पर भी हमला करने के लिए अपने गुर्गे रवाना किए। सुभाष शर्मा बताते हैं कि निक्कू के पास .45 बोर की पिस्टल होती थी। उसे उसकी गोलियों की दरकार थी। हमें खबर मिली कि निप्पू हापुड़ के पास एक डीलर से ये गोलियां लेने आने वाला है। मैंने हमेशा की तरह देहरादून से अपनी पसंद की पुलिस टीम मांगी और 1-2 लाइसेंसी हथियार वाले युवक मेरठ से साथ ले लिए। ओमवीर सिंह भी हमारे साथ थे। उनके मेरठ, हापुड़ और पिलखुआ में बहुत अच्छे संपर्क थे। उन्होंने निक्कू के आने की संभावना वाली जगह के बिल्कुल पास ही हमें भी मोर्चा लेने की व्यवस्था करवा दी। हम पूरा दिन पूरी रात उस संभावित ठिकाने को टारगेट करके हथियारों के साथ मोर्चा थामे रहे। रात भर हमने एक पल भी झपकी नहीं ली, लेकिन निक्कू वहां नहीं आया और हम थके हारे देहरादून लौटने लगे। हम कुछ ही किलोमीटर आगे आए थे कि हमारा एक साथी पीछे से तेजी से स्कूटर पर आता दिखा। उसने हमें रुकने का इशारा किया तो गाड़ी साइड में लगाकर हम गाड़ी से उतरे। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने बताया कि निक्कू के गुर्गों ने देहरादून में विनोद बर्थवाल के भाई कैलाश की हत्या कर दी है। कैलाश अपने 1-2 साथियों के साथ न्यू एम्पायर सिनेमा के सामने गुजर ही रहे थे, तभी निक्कू के शूटर्स ने उन पर गोलियों की बौछार की और कैलाश के नीचे गिरने पर उन्होंने इत्मीनान से कैलाश के सिर पर भी गोलियां दाग दी। विनोद बर्थवाल पर हमले के समय निक्कू से जो गलती हुई थी वो उसे दोहराना नहीं चाहते थे। चर्चित मनमोहन सिंह नेगी इत्तेफाकन वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने तुरंत कैलाश बर्थवाल को अपनी कार में डालकर दून हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। बर्थवाल और धस्माना दून हॉस्पिटल पहुंचे। उनके लिए ये बहुत ही बड़ा आघात था। प्रशासन सिर्फ गर्दन झुकाए खड़ा था और निक्कू बेधड़क अपराध किए जा रहा था। निर्दोष कैलाश की हत्या से नौजवानों और छात्रों में जबरदस्त आक्रोश था। हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए थे और कई जगह तो हिंसक प्रदर्शन भी हुए। कोतवाली का घेराव किया गया और तत्कालीन कोतवाली के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। इस घटना के बाद सुभाष शर्मा और ओमवीर सिंह दोनों ने कई महीनों तक अंडरग्राउंड रहकर निक्कू के संभावित ठिकानों को तलाशने का लंबा और चुनौतीपूर्ण काम किया। इसी दौरान देहरादून की लखीबाग चौकी में सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह नेगी की तैनाती हुई। उनके कार्यकाल में ही निक्कू के जीवन का अंतिम अध्याय लिखा गया। लेकिन इस अध्याय तक पहुंचने से पहले एक नज़र उस दौर के राजनीतिक घटनाक्रम पर डालना जरूरी है। ये वो समय था जब हेमवती नंदन बहुगुणा की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें बाईपास सर्जरी के लिए अमेरिका भेजा गया, जहां ऑपरेशन के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इधर राष्ट्रीय राजनीति में बोफोर्स दलाली का मुद्दा उठाकर वीपी सिंह ने हवा का रुख कांग्रेस के खिलाफ मोड़ दिया था। इसका असर निक्कू पर भी हुआ, क्योंकि जिस दिग्गज कांग्रेसी नेता की सरपरस्ती में वो अब तक फल फूल रहा था और जिसके दिल्ली स्थित बंगले में उसे अक्सर पनाह मिलती थी, उसकी खुद की राजनीतिक पकड़ कमजोर होने लगी थी। इधर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बन चुकी थी, यानी विनोद बर्थवाल, सूर्यकांत धस्माना और सुभाष शर्मा की पार्टी अब सत्ता में थी और खुद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का हाथ इन सभी के सर पर था। लिहाजा पुलिस को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि निक्कू के अपराधों का घड़ा अब भर चुका है और अब उस घड़े के टूटने का वक्त आ चुका है। तारीख थी 23 दिसंबर 1990। सुभाष शर्मा के एक विश्वसनीय खबरी ने सूचना दी कि देहरादून से एक आदमी निक्कू से मिलने दिल्ली जा रहा है और अपनी जिप्सी में वो निक्कू के लिए गैस के सिलेंडर, देहरादून की मशहूर कुमार स्वीट शॉप की मिठाइयाँ, एक बड़े स्टोर से कुछ गर्म कपड़े आदि ले जा रहा है। इसकी सूचना सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह नेगी को भी दे दी गई। इस बात की पुष्टि के लिए सुभाष शर्मा और महेंद्र सिंह नेगी खुद रात के अंधेरे में उस जिप्सी को चेक करने पहुंच गए। बताया गया सभी सामान जिप्सी में मौजूद था। मुखबिर की बात सही होने पर दोनों लोग सीधे एसएसपी अवस्थी के सरकारी आवास पहुंचे। तय हुआ कि दिल्ली जा रहे युवक का पीछा किया जाए और जब वो निक्कू से मिले तो उसे दबोच लिया जाए। एसएसपी ने दोनों के गेम प्लान पर हामी भरी और दोनों हथियार लेने शहर कोतवाली की जगह सीधा पुलिस लाइन पहुंचे। पुलिस लाइन इसलिए क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि निक्कू का एक खबरी शहर कोतवाली में भी है, जो पुलिस के हर मूवमेंट की खबर उस तक पहुंचा देता है। लिहाजा इस बार पुलिस की टीम वो गलती नहीं करना चाहती थी जिसका फायदा निक्कू को मिलता। सुबह 5:30 बजे वो आदमी जिप्सी लेकर अपने घर से निकला। पुलिस की गाड़ी पहले से ही उसके घर के पास तैयार खड़ी थी। सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में ये टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई। दिल्ली पहुंचने पर दून पुलिस की टीम के साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच भी ऑपरेशन में शामिल हो गई। उस आदमी की जिप्सी सीधे दरियागंज के एक नामी होटल में जाकर रुकी।
वहां होटल के एक कर्मचारी ने देहरादून से आए इस युवक का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन वहां निक्कू नहीं था। पुलिस ने पास के एक घर से होटल पर नजर रखना शुरू किया, लेकिन पूरा एक दिन बीत जाने पर भी निक्कू वहां नहीं आया। पुलिस टीम अब हताश होने लगी थी। तत्कालीन सब इंस्पेक्टर और पुलिस विभाग के डीएसपी रिटायर्ड हुए महेंद्र सिंह नेगी बताते हैं कि हमारे लिए समय काटना मुश्किल होता जा रहा था। तभी हमें खबर मिली कि निक्कू दिल्ली में न होकर सहारनपुर में है और रात को देहरादून के लिए रवाना होगा। ये सुनते ही पूरी टीम आनन फानन में देहरादून लौटी। निक्कू को दबोचने के लिए एक नया प्लान बना और आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। सुबह लगभग 5 बजे नीली रंग की मारुति 800 में निक्कू अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा। पुलिस की कहानी के अनुसार उन्होंने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन निक्कू ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें निक्कू की मौके पर मौत हो गई। लेकिन पुलिस की इस कहानी से इतर निक्कू की मौत से जुड़ी कुछ और कहानियां भी प्रचलित हैं। इनमें सबसे प्रचलित यह है कि उस दिन निक्कू की हत्या पुलिस ने नहीं, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस की रजामंदी से विनोद बर्थवाल के एक खास दोस्त ने की थी। उसने निक्कू के शरीर में कई गोलियां उतारी और हर एक गोली चलाते हुए वो अपने मारे गए साथियों को याद करता रहा। निक्कू की मौत के साथ ही देहरादून में संगठित अपराधों का दूसरा अध्याय भी समाप्त हो गया। उसके बाद देहरादून शहर में फिर कभी कोई इतना बड़ा कुख्यात पैदा नहीं हुआ। लेकिन उत्तराखंड के अन्य इलाकों में कई कुख्यात और भी हुए, जिनकी कहानी हम सुनाएंगे आपको कुख्यात के आने वाले एपिसोड्स में। हमारे साथी मनमीत का लिखा ये किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें 12 मासा।